नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बुक के बारे में जिक्र कर दिया कि संसद में हंगामा मचा हुआ है 2 दिनों से। जनरल नरवणे की एक पुस्तक आने वाली है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है लेकिन ये पब्लिश नहीं हो रही है। अभी ये रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल का वेट कर रही है। जब वहां से अप्रूवल मिलेगा तब इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। लेकिन ये पुस्तक क्यों नहीं पब्लिश होने दी जा रही है और इस पुस्तक के जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, इसका रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे संसद में हंगामा मच गया है। पूरा देश इसके बारे में जानना चाहता है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर में वो चीन वाला मामला था क्या, जो ये दावा किया जाता है कि चीनी टैंक जो है वो 100 मीटर की दूरी तक आ गए थे बॉर्डर पर, जो राहुल गांधी जी ने कोट करते हुए यहाँ पर संसद में बताया था, लोकसभा में बताया, जिसको लेकर के हंगामा मच गया। पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एक ही वीडियो में। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए होंगे, इतना ज़्यादा शोरगुल चल रहा है न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने क्या हुआ कि अभी संसद में लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है, बजट सत्र चल रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसके बाद से फिर अभी कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन इसी बीच इन्होंने एक अनपब्लिश्ड बुक, जो कि पूर्व सेना प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की पुस्तक आने वाली थी, जो इन्होंने लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, एक मेमोयर टाइप का, मतलब कि जो मेमोयर मतलब होता है कि अपने लाइफ का कुछ एक हिस्सा जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उस इंसिडेंट का जिक्र किया जिस टाइम पर एक बार भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। ऐसी स्थिति आ गई थी, गंभीर स्थिति, जब निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि एक्सलेट करना है वार को या फिर वार नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे डील किया, दिल्ली से कैसे संपर्क किया, इन सब के बारे में जिक्र है। ठीक है जी। लेकिन अगेन अभी बुक पब्लिश्ड नहीं है। तो अभी बुक पब्लिश नहीं है तो ये जानकारी कहाँ से मिली साहब? ये जानकारी एक्चुअल में एक आर्टिकल में छपा था, एक मैगजीन में छपा था। उस मैगजीन को ये लेकर के पहुंचे थे और उसी से इन्होंने रेफरेंस दिया, ये बात बताना शुरू किया। लेकिन जैसे ही शुरुआत किया तो अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब ने मिलकर के टोकना शुरू कर दिया कि भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि वो बुक अभी पब्लिश नहीं है तो ऐसी अनपब्लिश्ड बुक का आप लोकसभा में जिक्र क्यों कर रहे हो? यह कहना था रक्षा मंत्री का और गृह मंत्री का। अच्छा, इसको कहना ही था कि फिर उसके बाद फिर लोकसभा स्पीकर जो हैं वर्तमान में ओम बिरला जी, इन्होंने शांत कराना शुरू कर दिया कि नहीं, आप इस बुक को कोट नहीं कर सकते हो। तो अब उस इंसिडेंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वो था क्या, उसके बाद आएंगे इस नियमों पर कि क्यों रोका गया इनको बोलने से। तो उससे पहले आप थोड़ा सा इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में समझ लीजिए। देखिए, भारत और चीन की सीमा जो है ना, टोटल लैंड बॉर्डर लगती है। लैंड बॉर्डर में 4056 किलोमीटर की कुल लंबाई लगती है, जो मान्य है भारत की तरफ से। ठीक है ना। अब इसमें भारत ने इन बॉर्डर्स को 3 सेक्टर में बांटा हुआ है। एक है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर, तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पर देखिए, इस हिस्से पर सक्सगाम वैली है जो चाइना के ही कंट्रोल में है। अब इसके बीच में ये जो आपको डॉटेड दिख रही है ना, ये डॉटेड जो लाइन है ये एक्चुअल में LAC है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है। LAC भी अभी वर्तमान में, LAC मतलब ये कि वर्तमान में भारतीय और चाइना के सोल्जर्स कहाँ पर खड़े हैं, किस बॉर्डर पर हैं। हम लोग मानते तो इसको हैं पूरा, लेकिन एक्चुअल में चाइना इतना कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ये अपने हिस्से में नहीं है, अपने हिस्से में इसके इधर वाला हिस्सा है। इसीलिए इस बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जा रहा है, जो एक्चुअली अभी कंट्रोल में है। ठीक है जी। सेंट्रल सेक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं। डिस्प्यूट होता है यहाँ पर लद्दाख रीजन में, और डिस्प्यूट होता है इधर इस रीजन में, अरुणाचल प्रदेश और इधर सिक्किम वाले एरिया में। कौन कौन सा डिस्प्यूट होता है तो आपको बता दें। यहाँ पर आपने सुना होगा तवांग इंसिडेंट हुआ था, तो तवांग घाटी यहाँ पर है, वहां पर हुआ था। ठीक है। यहाँ पर आपने जो गलवान घाटी इंसिडेंट सुना था ना 2020 वाला, वो गलवान वैली यहाँ पर है लद्दाख में, तो वो यहाँ हुआ था। इसको आप दूसरे मैप से समझिए। यहाँ पर डोकलाम है, डोकलाम हिस्से में भी कभी कभी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये सब डिस्प्यूट क्यों होता है एक्चुअल में? देखिए, चाइना ये मानता है ना कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत के हिस्से में है, भारत के पास है, चाइना ये मानता है कि ये हिस्सा तिब्बत का था, और चूंकि तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया चाइना ने, तो इसलिए इस हिसाब से ये चाइना का होना चाहिए।
ये चाइना का तर्क है। लेकिन यहाँ पर भारत का राज्य है ये पूरी तरीके से। भारत का राज्य बनने से पहले ये नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, और एक यूनियन टेरिटरी था, तब भी भारत के कंट्रोल में था। भारत के यहाँ पर राज्य के सीएम भी हैं, पेमा खांडू, उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी ये कभी कभी बदमाशी करते हुए वो कभी 30 गांव के, कभी 40 गांव के नामों को बदल देता है और बताता है कि ये अपने हिसाब से नामकरण कर देता है, कहता है ये हमारा हिस्सा है। अच्छा जी, तो इसी बात को लेकर यहाँ पर टेंशन भी एक्सलेट हो जाता है कई बार। अब यहाँ पर ये जो इंसिडेंट की बात हो रही है, ये गलवान घाटी वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है गलवान घाटी इंसिडेंट के कुछ महीनों के बाद की, जब यहाँ पर रेचिन ला में एक टेंशन सी आ गई थी, स्थिति सिचुएशन आई थी, कुछ हुआ नहीं था। और गलवान घाटी वाले में क्या हुआ था कि मुठभेड़ हो गई थी, गोलियां नहीं चली थी, क्योंकि गोलियों के लिए एक बार ट्रीटी साइन हुई है कि गोली नहीं चला सकते हैं चाइना और इंडिया के सोल्जर्स बॉर्डर पर। तो वो ट्रीटी के तहत गोलियां तो नहीं चली थी, लेकिन वो लोग रॉड में तार कटीले लपेट करके आए थे। इधर भारतीय जो थे ये भी डंडे वगैरह, मतलब डंडे से ही लड़ाई और मुठभेड़ हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी इंसिडेंट में, और उनके बताए जाते हैं 40 से ज़्यादा हुए थे। हालांकि चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया, करता भी नहीं है वो, लेकिन जो भी इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी ये प्रूव किया कि ये 40 से ज़्यादा इनके मारे गए। अच्छा जी, गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था जून में, ये जून में हुआ था 2020 में, और 14-15 जून के आसपास के न्यूज़ थी। उसके बाद ये रेचिन ला में जो जिक्र किया गया है, ये अगस्त में घटना हुई 2020 में। इसके बारे में ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि तत्कालीन यही थे सेना प्रमुख भारत के। तो इन्होंने इसमें जो अपना मेमोयर लिखा है, उस चीज को कोट कर दिया यहाँ पर संसद में राहुल गांधी जी ने। क्या कोट किया साहब? कोट ये किया, आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि जब सेना प्रमुख के पास ये न्यूज आई कि भाई वहां पर चीनी सेना आ रही है, बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, जब ये न्यूज पता चली तो फिर मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने दिल्ली संपर्क किया। ऑब्वियस सी बात है, ये बताएंगे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको, रक्षा मंत्री को, तो उनके थ्रू फिर प्राइम मिनिस्टर तक बात जाएगी। वहां तक जब बात पहुंची तो फिर वहां से जवाब आया, जो मन में आए वो करो। अब इसको दो तरीके से आप ले सकते हो। पहला चीज ये कि दिल्ली ने आपके ऊपर ये कर दिया, खुली छूट दे दी कि आप वहां पर हो, अपने हिसाब से जो कुछ समझ में आए वो करो, क्योंकि आप उनसे बेहतर स्थिति में समझते हो चीजों को। पहला तो ये। दूसरा, आप ये निकाल सकते हो मतलब कि हम पल्ला झाड़ रहे हैं, हमसे नहीं मतलब, जो समझ में आए तुमको करो, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके समझने के ऊपर, वैसे मैं अभी और डिटेल बताऊंगा, अभी थोड़ा रुके रहिए। तो देखिए, अब ये जो हुआ था ना इंसिडेंट, इसमें सिचुएशन क्या बनी थी, पूरा एक एक करके समझते हैं। देखिए, उससे पहले 7 बार अमित शाह जी ने, 11 बार राजनाथ सिंह ने संसद में इनको टोका, राहुल गांधी को ये बात बोलने नहीं दी गया, मतलब पूरा बात ये बोल भी नहीं पाए हैं। तो 31 अगस्त 2020 को चाइना के टैंक जो हैं ये रेचिन ला में इंडियन आर्मी के ठिकाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। ये मेन इनका दावा है कि 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। अब अगेन, अभी बुक पब्लिश नहीं हुई है, ये एक आर्टिकल में छपा था, उस आर्टिकल को कोट करते हुए अब देखो ये बता रहे हैं कि ये बुक का अंश है, जो अभी ये क्योंकि बुक लिखने के बाद दे दिए हैं जो पेंगुइन इंडिया है उसको, वो पब्लिशर है, लेकिन पेंगुइन इंडिया अभी रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के लिए दिया हुआ है। रक्षा मंत्रालय से अभी अप्रूवल नहीं आया हुआ है कि इस पुस्तक को पब्लिश किया जाए कि ना किया जाए। जब वहां से अप्रूवल आ जाएगा तब ये पब्लिश करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बुक वगैरह के कुछ अंश हुआ या कुछ भी हुआ, चीज़ें लीक भी हो जाती हैं, तो मीडिया वाले जानते हो कहीं न कहीं घुसे रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। ऐसे ही एक मैगजीन में यहाँ पर उसके कुछ अंश छाप दिए गए। अब उसी मैगजीन को कोट करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो बुक आ रही है जनरल नरवणे जी की, ये बुक में ये लिखा गया है कि 31 अगस्त 2020 को चाइना के टैंक रेचिन ला में इंडियन आर्मी के ठिकाने से सिर्फ 100 मीटर की दूर पर पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम पर लगातार दिल्ली से वार्ता चल रही थी। अच्छा, जब वार्ता चल रही थी तो क्या 100 मीटर आने के बाद कुछ एक्सलेशन हुआ? नहीं। अगर हुआ होता तो हम लोग को आज पता होता है ना, क्योंकि हम लोग तो चाइना है नहीं, हम लोग तो बताते। जैसे गलवान घाटी इंसिडेंट में भी सेम डे हम लोग के पास न्यूज़ आ गई थी, जबकि 5 से 7 दिन बाद चाइना की तरफ से ये न्यूज़ आई, चाइना के ग्लोबल टाइम ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ मारे गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि 4 मरे हैं। फिर 1.5 साल बाद ये पता चला कि नहीं 40 से ज़्यादा मरे हुए हैं, है ना। तो वो चाइना इन्फॉर्मेशन छिपाता है, अपना पूरा मीडिया को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा जी,
तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि जब शुरुआत में जब 500 मीटर की दूरी तक आ गए थे, देखिए यहाँ पूरा आप डेट बाय डेट चलते हैं, तारीख बाय तारीख, टाइम बाय टाइम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बताया गया 31 अगस्त 2020 को रात को 8 सवा 8 बजे के आसपास में भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी थे। इनको फोन पर जानकारी मिलती है कि चीन की पैदल सेना ये समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खाड़ी की तरफ खड़ी पहाड़ी की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं, ये जानकारी मिलती है। ये फोन घुमाते हैं सेना प्रमुख के पास, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट थे। ये 8 सवा 8 से लेकिन 8:30 बजे के बीच में ये स्थिति गंभीरता को देखते हुए सेना प्रमुख को फोन करते हैं। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चेतावनी के लिए एक रोशनी वाला गोला दागा कि भाई यहाँ पर मत आओ, एक चेतावनी जारी किया जाता है। तो इसका चीनी टैंकों पर कोई असर नहीं हुआ, वो आगे बढ़ते रहे। फिर 8:30 बजे के आसपास सेना प्रमुख नरवणे जी रक्षा मंत्री के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी जो तत्कालीन टाइम पर थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन सबसे स्पष्ट करके निर्देश मांगे कि क्या किया जाए। मतलब देखिए 8:30 बजे के करीब तुरंत ही फोन वहां पर चला गया, क्योंकि कुछ ही महीने पहले गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था। आप सोचिए, जून में हुआ था गलवान घाटी इंसिडेंट और अगस्त की बात यहाँ पर चल रही है। तो 9:15 बजे के आसपास में 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फिर से फोन किया, पूछा कि भाई चीनी टैंक जो है अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए हैं, अब बताओ क्या किया जाए। तो फिर इन्होंने कहा अभी वेट करो, अभी वहां से दिल्ली से कुछ संदेश नहीं आया है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दोबारा फोन किया और कहा कि स्पष्ट बताइए कि क्या किया जाए, स्पष्ट निर्देश मांगे, लेकिन कोई फैसला नहीं मिला। इस दौरान पीएलए के कमांडर मेजर जनरल लियू लिकिन का संदेश आया, जिसमें तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ फोन गया दिल्ली के पास। दिल्ली फोन जाने के बाद अब जब फिर से फोन आया इनके पास, लेफ्टिनेंट के पास, कि भाई बताओ क्या करें, तो इन्होंने कहा रुको अभी हम फिर बात करते हैं। तो फिर जब राजनाथ सिंह के पास इन्होंने फोन घुमाया तो अभी उनको और कहा गया कि कोई स्पष्ट संदेश कहो, तो फिर राजनाथ सिंह जी ने की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं आया कि अभी क्या करना है क्या नहीं। इन्होंने कहा कि अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उधर चीन की तरफ से पीएलए का जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है, जो चाइना की आर्मी का कमांडर है, उसने कहा, उसकी तरफ से ल्यूलिन की तरफ से संदेश आया कि हम वार एक्सलेट नहीं करना चाहते हैं, अभी इसको शांत रखेंगे मामला, ठीक है, तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली की तरफ से चाइना को फोन गया होगा और बोला गया होगा कि भाई अब संभालो, आपके जो सेनाएं हैं वो जा रही हैं बॉर्डर पर, टेंशन एक्सलेट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके कमांडर तक गया संदेश और इसीलिए कमांडर जो है ये कह रहा है, संदेश दिया कि नहीं तनाव कम करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर दोनों पक्ष आगे की तरफ गतिविधियां रोकें और अगले दिन सुबह 9, सवा 9, 9:30 बजे तक स्थानीय कमांडरों की बैठक हो, ये उनकी तरफ से आया संदेश। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहां तक संदेश पहुंचा होगा दिल्ली से, है ना, तुरंत ही हॉटलाइन पर बात हुई होगी। अब रात 10 बजे नरवणे साहब ने चीनी कमांडर का प्रस्ताव रक्षा मंत्री के पास पहुंचाया और एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंचाया कि वहां की तरफ से ऐसा संदेश आ रहा है। 10 बजे यानी कि 10:15 बजे के आसपास नॉर्दर्न कमांड से फिर से सूचना मिलती है कि चीनी टैंक रुक नहीं रहे हैं। उधर से आया तो कि रुक रहे हैं, लेकिन चीन का आदत है, आप जानते हो, पीठ में छुरा घोंपता है। तो कमांड की तरफ से आया तो कि हाँ सुबह 9:30 बजे बात किया जाएगा बैठ करके, लेकिन भारत ने पूछा, जब अपने जो ग्राउंड लेवल पर थे स्टाफ, उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर, तो वो कहे कि रुक नहीं रहे हैं, वो बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, अब चोटी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पहुंचे हैं। और बताया कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका मीडियम आर्टिलरी से फायर खोलना है, मीडियम आर्टिलरी से फायर खोला जाएगा तभी वो रुकेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि भारतीय सेनाएं भी तैयार खड़ी हैं और वो मुकाबला करने के लिए सक्षम है। 10:15 से 10:30 बजे के बीच सेना मुख्यालय में विकल्पों पर चर्चा होती रही। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर रखा गया, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आया था निर्देश दिल्ली की तरफ से। 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फोन किया और बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है, प्रधानमंत्री का निर्देश आया है सिर्फ एक वाक्य में, जो उचित समझो वो करो। अब इसी बात को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। अब आप अपने विवेक से भी सोचिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। यहाँ पर अब रक्षा मंत्री जी के पास जब इन्होंने बात किया पीएम मोदी से, तो और उनसे जो बात हुई उसको इन्होंने बताया मनोज मुकुंद नरवणे साहब को, यानी सेना प्रमुख को, कि पीएम मोदी का आया हुआ है स्पष्ट संदेश कि जो समझ में आए, जो उचित लगे तुमको करो। अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, एक ये कि दिल्ली ने पल्ला झाड़ लिया, दूसरा इस तरीके से भी ले सकते हो कि दिल्ली ने खुली छूट दे दी। अक्सर सेनाओं को
इस बात से भी वो रहता है कि भाई हमें दिल्ली से ऑर्डर नहीं है, हमें पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हैं, ये भी सुनने को आपको मिलता है। हालांकि अब पाकिस्तान के केस में सेना को खुली छूट मिली रहती है, लेकिन चाइना के केस में समझना होता है, सुलझना होता है, क्योंकि चाइना जो है बिगर एनिमी है और मतलब इतना आसान भी नहीं होगा, और वार जो है इतना छोटी चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो एक यूक्रेन छोटा सा रूस को 3 साल 4 साल से बजाय रखा हुआ है। खैर, अब इस पर ये पूरी तरीके से एक सैन्य फैसला होने वाला था, नरवणे साहब ने कहा है, और इस पर इन्होंने ये अपनी किताब में लिखा कि अब ये पूरी तरीके से सैन्य फैसला होने वाला था। सैन्य फैसला मतलब कि सेना एक्सलेट भी कर सकती है वार और डी एक्सलेट भी कर सकती है। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। ये बताया गया है उस मैगजीन के द्वारा। अभी अगेन बुक पब्लिश नहीं हुई है, तब तक किसी भी चीज़ को पुख्ता नहीं माना जा सकता। पब्लिश होने का मतलब कि वो पब्लिक डोमेन में आए। जब वो पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं है पुस्तक, तो उसको कैसे कोट कर सकते हो? ये कहना था लोकसभा स्पीकर का और जो रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, इन सब का, कि अभी जो पब्लिक ही नहीं हुई है पुस्तक, उसको कैसे कोट करके ये बता रहे। और जबकि राहुल गांधी जी का ये कहना है कि बुक पब्लिश क्यों नहीं होने दी जा रही है, जब बुक वो लिखी जा चुकी है पहले से, तो उसको रक्षा मंत्रालय रोक करके क्यों रखा हुआ है। अच्छा जी, चलिए अब लोकसभा के नियम अनुच्छेद 349 को जानते हैं, जिसके सब क्लॉज 1 के तहत कोई भी संसद सदन की चर्चा से जुड़ा हुआ ना होने पर किसी किताब, अखबार या पत्र को कोट नहीं कर सकता है जो सदन की चर्चा से ना जुड़ा हो। ये मुद्दा सदन की चर्चा में था ही नहीं। सदन की चर्चा का मतलब ये हुआ कि जब अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं, क्या क्या मुद्दे पर बात उठाने होते हैं, ये पहले ही बताना होता है सत्ता पक्ष को। संसद का जब सत्र चलता है उससे पहले ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे संसद में समय न लॉस हो। ऐसा ना हो कि तुम कुछ भी ऐसा पूछ लो और फिर जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वो घबरा जाए, कहे कि इसका जवाब देने के लिए हमें टाइम चाहिए, हम फैक्ट इकट्ठा करेंगे। नहीं, पहले ही क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस का जवाब तैयार करके गवर्नमेंट लाती है और फिर गवर्नमेंट जवाबदेही तय करती है। यही लोकतंत्र है ना, कि क्योंकि उनको बाकायदे फैक्ट्स के साथ बताना होता है। कोई भी चीज़ संसद में झूठ नहीं बोल सकते। संसद में बोला गया वाक्य पूरा पुख्ता माना जाता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो रखा जाता है अभिलेखों में। चलिए जी, अब आते हैं तो यहाँ किसी किताब या अखबार या पत्र को कोट नहीं कर सकता। हालांकि संसद में कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि नियमों का पालन करते हुए किताबों और समाचारों पत्रों को कोट किया गया है, लेकिन जब पब्लिश नहीं हुई है बुक, तो इसलिए कोट और भी नहीं कर सकते। तो स्पीकर से अनुमति लेनी होती है, लेकिन अब स्पीकर से ना अनुमति ली गई, ना सत्ता पक्ष को बताया गया, ना इस चर्चा को, इस मुद्दे को रखा गया था पहले। अचानक से ये मुद्दा आ गया और वो भी जस्ट बजट के अगली बार। मतलब बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी। संसद में इतना बहुमूल्य समय होता है कि करोड़ों करोड़ों का खर्च आता है एक एक बैठक, लेकिन अचानक से राहुल गांधी जी ने एक ऐसा ही मुद्दा छेड़ दिया जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जो ना बजट से रिलेटेड था, ना ऐसा मतलब, और ना ही ऐसा इस समय में कि जब इंडिया और चाइना जो है वो थोड़ा सा मतलब स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। आपने देखा पिछले कई दिनों में, कई महीनों में कई ऐसी चीज़ें हुई जिन पर बैन लगा था 5 साल से, वही गलवान घाटी इंसिडेंट से, उन सबको बैन को हटाया गया। फिर से चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, चाहे वो व्यापार बढ़ाना हो, चाहे उनके नागरिकों को एंट्री देना हो, वीज़ा देना हो, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हुई हैं। और ऐसे समय में फिर से वही मुद्दा छेड़ करके, जैसे कि होता नहीं कि घाव पर एक बार फिर से नमक डाल दो, है ना, तो उस चीज़ को उठाने का प्रयास किया गया है। खैर, राहुल गांधी जी ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं, जो कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है मामला और सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी इनको सुनने को मिली है। जैसे कि इन्होंने कहा था भारत सरकार से हो रही है, चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई, कहाँ भैया 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिए हैं, तुम उठ करके आते हो कभी भी, उसके बाद ऐसे ही आरोप लगा देते हो। अरुणाचल प्रदेश में चाइना सैनिक घुस आए हैं, 20+ जवान शहीद हुए, ये इन्होंने बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में कब सेना घुसी? ये बात गलवान घाटी इंसिडेंट की थी, जब झड़प हुई थी, और वो लद्दाख के रीजन में था। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि गलवान घाटी लद्दाख में है और जो तवांग सेक्टर है वो है अरुणाचल प्रदेश में। देश भर में FIR हुए थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहे हैं, कई बार इनको फटकार भी लगी है, और अभी इन्होंने एक बार फिर से इंसिडेंट ऐसा कर दिया है। अब आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है, समझ में आई है कि नहीं आई है, ये जो मामला था जो 2 दिन से चल रहा है खूब घमासान, इसको आपको किस प्रकार से समझ पाए हैं, कमेंट करके लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि हल्ला मचाने की वजह से 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। ये सब तो बात की बात है ना। अब आप भी ये भी बताइए कि इनकी पुस्तक को आना देना चाहिए कि नहीं,
भाई सेना प्रमुख रहे हैं, ये अपना मेमोयर लिखे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, पब्लिश हो जाने देना चाहिए। इसको लेकर के इतना रोक करके क्यों रखे हैं, इतना ही क्या डरना। तो आप भी बताइए, मुझे तो यही लगता है अपने हिसाब से कि पब्लिश हो जाने देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।